नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं और प्रिय दर्शकों, मैं अमन तिवारी आज अपने इस सेशन में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और मेरे इस सीरीज़ से जो हिंदी की एक संपूर्ण हिंदी की एक सीरीज़ चल रही है, इन वीडियोस से आप सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर आपको जल्द ही किसी सरकारी नौकरी को प्रदान करे, आप किसी अच्छे सरकारी पद पर बैठे हों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, कल तक हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के 2 भाग देख लिए। पहले भाग में हम लोगों ने पूरी वर्णमाला के बेसिक्स को समझा। वर्णमाला कैसी है, हिंदी की कितने भागों में बटी है, स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने आधारों पर विभाजित किए गए हैं। और कल के वीडियो में वर्णमाला भाग 2 में हमने सभी स्वरों का बहुत अच्छे तरीके से विभाजन समझ लिया। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी तथ्य हो सकते हैं वो सभी हम लोगों ने समझ लिए। आज हम अयोगवाह और व्यंजन की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि हिंदी हमारी 3 भागों में बटी हुई है, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, जिसमें स्वर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम अयोगवाह और व्यंजन की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आज समझते हैं कि अयोगवाह किसको कहते हैं। चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप सबके सामने जो स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं उससे आप ये समझ लीजिए कि अयोगवाह क्या है, अयोगवाह किसको कहते हैं। वैसे तो अयोगवाह से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते हैं, कुछ ही तथ्य हैं जो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन जितने भी तथ्य हैं जरूरी वो आप लोग सीख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि कोई भी तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं अयोगवाह कहते किसको हैं। बच्चों, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई थी, लेकिन जब इन 13 स्वरों पर अध्ययन किया गया, शोध किया गया, स्वर की जो परिभाषा है उसके आधार पर जब प्रत्येक वर्ण को उसकी स्वरों की कसौटी पे कसा गया, तो 2 वर्ण ऐसे मिले जिन्हें हम स्वर मानते थे, लेकिन वो कायदे से स्वर नहीं थे, परिभाषा के अनुसार वो स्वर नहीं थे। और स्वरों की जो अपनी एक स्वरों का अपना जो एक दायरा है, एक अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत में वो फेल हो रहे थे। इस वजह से उन 2 वर्णों को स्वरों की कैटेगरी से हटा दिया गया और एक नई कैटेगरी, एक नया विभाजन किया गया अयोगवाह के नाम से। तो अयोगवाह कोई और वर्ण नहीं है जो आप अम तथा आहा, ये 2 वर्ण जो आप देखते हैं, इन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं इसको भी समझेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य को भी हम समझते हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों के साथ है और ना व्यंजनों के साथ, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों के साथ और ना व्यंजनों के साथ की जाती है, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह मतलब ना तो उनका योग स्वरों के साथ हो पा रहा है और ना ही व्यंजनों के साथ हो पा रहा है, इसलिए उनका नाम है अयोगवाह। अम तथा आहा को अयोगवाह वर्ण माना गया है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। अम तथा आहा को अयोगवाह वर्ण माना गया है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होता है। ये तथ्य जरूरी है बच्चों समझना, कई बार पेपर में ये तथ्य पूछा गया है कि अयोगवाह का स्थान वर्णमाला में क्या है और कहां है। तो इसका सीधा सा जवाब है बच्चों कि वर्णमाला में अयोगवाह का स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होता है। माने सबसे पहले हम स्वर लिखते हैं, उसके बाद अयोगवाह लिखते हैं और उसके बाद फिर व्यंजन लिखना शुरू करते हैं। तो स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच में लिखे जाते हैं अयोगवाह। सबसे बड़ा तथ्य यही है कि अयोगवाह कहते क्यों हैं। देखिए बच्चों, स्वर की परिभाषा देखें तो स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण पर आश्रित ना हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित ना किए जाते हों, जो स्वतंत्र हों
और अपने आप में ही उच्चारित हो जाते हो बिना किसी वर्ण की सहायता के, उनको हम स्वर कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें अम और आहा को, तो ये अम और आहा आ की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। देखिए आप, हालांकि सिर्फ आ की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं, ये जिस वर्ण के साथ समायोजित किए जाते हैं ये उसी की सहायता से उच्चारित होने लगते हैं। अम का जो वास्तविक रूप है वो है अनुस्वार, और आह का जो वास्तविक स्वरूप है वो है विसर्ग। माने अम को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। तो ये आप देखिए, ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है, इनको हम अभी पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें हम कोई वर्ण, दूसरा वर्ण नहीं जोड़ेंगे तब तक इनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो अगर हम वर्णमाला में इनको लिखते हैं तो पहले आ जोड़ते हैं, तो अम से जब आ जोड़ा तो आह अम बना, और आहा से माने विसर्ग से जब आ जोड़ा तो आहा बना। देखिए कैसे, पहले आ जोड़ा तो विसर्ग आहा को हम पढ़ पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अम और आहा ये दो ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों की कसौटी पर ठीक नहीं बैठते, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है उसके उच्चारण में। जबकि अनुस्वार और विसर्ग को पढ़ने के लिए हमें किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो इस वजह से इनको हम स्वर नहीं कह सकते। तो फिर अगर ऐसा है तो इनको व्यंजन मानना चाहिए, क्योंकि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं बच्चों जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। भाई ये अगर स्वरों की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, आ की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये व्यंजन होंगे, क्योंकि जो वर्ण व्यंजन की सहायता, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इनको व्यंजन मानना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इनको व्यंजन भी नहीं मान सकते, क्योंकि व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। व्यंजनों को कभी भी मात्रिक रूप में नहीं लिखा जा सकता, जबकि इन दोनों ही वर्णों की अपनी एक मात्रा है। आप देखिए, इनको मात्रिक रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हमने इंजन ऐसे लिख दिया तो अंग लग गया, ठीक है। हमने लिख दिया पुनः, पुनः तो विसर्ग लग गई, मात्रिक रूप में लगा दिया हमने इसको। तो हम अनुस्वार की मात्रा ऐसी समझते हैं और विसर्ग की मात्रा ऐसी समझते हैं, जबकि बच्चों व्यंजनों की तो कोई मात्रा होती ही नहीं। अगर ये व्यंजन होते तो फिर इनकी मात्रा नहीं होनी चाहिए थी। व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, जबकि इनकी अपनी मात्रा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना तो ये स्वरों की कसौटी पर कसे गए हैं, ठीक ही है, और ना ही ये व्यंजनों की कसौटी पर ठीक ही है। इसलिए इन्हें एक अलग ही इनका विभाजन करना पड़ा हमें, और हमने इनको कहा अयोग वाह। अयोग जिसका योग किसी के साथ ना हो, ना स्वर के साथ और ना व्यंजन के साथ, इसलिए अयोग। और वाह अर्थात जिसकी वैल्यू हो, जिसका अर्थ वहन करना अति आवश्यक हो, जो हटाए नहीं जा सकते हैं, जो वैल्यूएबल हैं, उन्हें हम वाह कहेंगे। तो अयोग वाह अर्थात ऐसे वर्ण जिनको हम हटा भी नहीं सकते, जो अति महत्वपूर्ण हैं और ना स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको नाम दिया गया है अयोग वाह। उम्मीद करता हूं आपको अयोग वाह क्यों कहते हैं इनको ये समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं कि अम को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। अम को अनुस्वार कहा जाता है बच्चों, और आह को विसर्ग कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि अनुस्वार किसको कहते हैं, तो अम को अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग किसको कहते हैं, तो आह को विसर्ग कहते हैं। अच्छा, ये इसका मात्रिक रूप है अनुस्वार का, और ये वास्तविक रूप है। ये इसका मात्रिक रूप है और ये इसका वास्तविक स्वरूप है जो वर्णमाला में शामिल किया गया है। तो अम को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। ये तथ्य भी आप समझ गए होंगे। अब अयोग वाह का अर्थ बता रहे हैं कि अयोग वाह का अर्थ होता है ऐसे वर्ण जो योग न होने पर भी साथ रहें। हमारी वर्णमाला के वो वर्ण जो योग न होने के बाद, मतलब स्वर के साथ भी योग नहीं है, व्यंजनों के साथ भी योग नहीं है, फिर भी उन्हें साथ रखा गया है वर्णमाला में, तो उनको कहते हैं अयोगवाह। तो ये एक सामान्य सा अर्थ है ये अयोगवाह का, ये भी आप समझ लीजिए। अयोगवाह की संख्या हिंदी वर्णमाला में बच्चों दो मानी जाती है, अनुस्वार और विसर्ग, माने अम तथा आह। तो ये कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य थे अयोगवाह को लेकर, जिनको आप समझ गए होंगे कि अयोगवाह की संख्या दो होती है हिंदी में, अम और आह। अम को अनुस्वार कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। और ये दोनों वर्ण ना तो स्वर ही हैं और ना तो व्यंजन ही हैं,
ना इन्हें स्वरों के साथ रखा जा सकता है और ना व्यंजनों के साथ रखा जा सकता है, इसलिए इन्हें एक अलग विभाजन करके हमने स्वर के बाद और व्यंजनों से पहले रखा है और नाम दिया है अयोगवाह वर्ण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए, अयोगवाह भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्यंजनों को कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। हमारी वर्णमाला को हमने तीन तरह का वर्णों को, अपने हिंदी वर्णमाला के वर्णों को तीन तरह का हमने बताया था। तीन तरीके के वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, स्वर वर्ण, अयोगवाह वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। तो हम स्वर वर्णों को भी समझ चुके, अयोगवाह वर्णों को भी हमने समझ लिया। अब बात है व्यंजन वर्णों की कि व्यंजन वर्ण किनको कहते हैं, कौन से वो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के जिनको व्यंजन कह के संबोधित किया जाता है। तो बच्चों देखिए, ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां या ऐसे अक्षर जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित नहीं किए जा सकते बिना स्वरों की सहायता के, उनको हम व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, व्यंजन किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समझ में आया आपको व्यंजन किसको कहते हैं? तो आइए व्यंजन की परिभाषा को सशब्द भी देख लेते हैं हम कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको हो सकता है ये तथ्य समझ में ना आया हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि व्यंजनों का जो वास्तविक रूप है बच्चों, व्यंजनों का जो वास्तविक रूप है वो हलंत वाला होता है। हलंत वाला माने उनके नीचे एक हल लगा होता है। देखिए, जैसे मैं लिखूं ये वर्ण, तो ये आप देखिए क वर्ण है, लेकिन अभी हम इसको पढ़ नहीं सकते, इसके नीचे हल लगा हुआ है, ये इसका वास्तविक रूप है। वैसे तो ये खा है, लेकिन हलंत लगा दें तो फिर इसको हम पढ़ नहीं सकते, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। ये हलंत लगा दिया तो ये इसका वास्तविक रूप है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी व्यंजन हैं तो उन व्यंजनों का वास्तविक रूप हलंत वाला होता है। जब हलंत वाले व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाए, जब हलंत वाले व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है, तभी उस व्यंजन का उच्चारण किया जा सकता है। यह तथ्य समझ लीजिए कि अगर हम इस हलंत वाले व्यंजन को, इन हलंत वाले व्यंजनों को पढ़ना चाहें तो हम अभी इनको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें अभी तक कोई स्वर मिलाया नहीं गया है। बच्चों, जब कोई स्वर मिला दिया जाता है तब यह निश्चित होता है कि इस व्यंजन की वास्तविक ध्वनि क्या बनेगी, इस व्यंजन का वास्तविक उच्चारण क्या होगा। यही चीज मैंने नीचे लिखी भी है कि किसी व्यंजन का उच्चारण क्या होगा, किसी व्यंजन का उच्चारण क्या होगा, यह स्वर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिए, हमने शुद्ध का ले लिया पहले, अब इसको हम अभी पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसका वास्तविक उच्चारण क्या होगा। तो इसमें अगर हम छोटा आ मिला दें तो बच्चों इसका हलंत हट जाएगा और छोटे आ आने की वजह से इसको हम क कहकर संबोधित कर सकते हैं, क कहकर उच्चारित कर सकते हैं, क, इसकी ध्वनि बनेगी क। लेकिन यही अगर हमने इस शुद्ध का में छोटी ई मिलाई तब हम इसको कहेंगे कि। अगर यही इस का में हमने अगर बड़ा ऊ मिलाया तो हम इसको कहेंगे कु। तो माने कि क का उच्चारण क्या होगा यह निर्भर कर रहा है कि उसमें स्वर कौन सा मिलाया गया है। आ मिलाएंगे तो साधारण आवाज निकलेगी क, ई मिलाएंगे तो साधारण सी आवाज निकलेगी कि, और ऊ मिलाएंगे तो क की आवाज निकलेगी कु। अर्थात किसी व्यंजन का वास्तविक उच्चारण क्या होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें कौन सा स्वर मिलाया गया है। जब तक हम व्यंजन में कोई स्वर ना मिलाएं तब तक उसका वास्तविक जो ध्वनि होगी उसकी वो बच्चों पता नहीं हो सकती, पता नहीं चल सकती। इसलिए व्यंजनों का वास्तविक स्वरूप जो है वो आधा अधूरा माना गया है। जब उसमें स्वर मिला देते हैं हम तभी व्यंजन संपूर्ण होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यंजन का वास्तविक स्वरूप बच्चों हलंत वाला होता है। अगर व्यंजन अपनी शुद्ध रूप में आए तो उसके नीचे हलंत जरूर लगेगा, और अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई स्वर जरूर मिलाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी व्यंजन का उच्चारण क्या होगा यह स्वर पर निर्भर करता है, यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि व्यंजन कुल कितने हैं,
कुल व्यंजन कितने हैं, तो बच्चों समझ लीजिए, इस तथ्य को भी समझ लीजिए, कुल व्यंजन कितने हैं बच्चों। हमारी वर्णमाला में चूंकि 52 वर्ण हैं और 52 वर्णों में 11 स्वर और 2 अयोगवाह तथा 39 व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं बच्चों, 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन कितने हैं बच्चों, देखिए 39। टोटल व्यंजन जो हमारी वर्णमाला में है वो 39 हैं। याद रखिएगा, इसमें मैं आगत व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूं। मानक हिंदी में जो आगत व्यंजन है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिंदी की वास्तविक वर्णमाला की, जिसमें 52 अक्षर होते हैं। उस 52 अक्षरों की वर्णमाला में 11 होते हैं स्वर और 2 होते हैं अयोगवाह और 39 होते हैं आपके व्यंजन। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 39। जबकि मूल व्यंजन, वास्तविक व्यंजन, उनमें भी मूल व्यंजनों की बात करें हम तो बच्चों 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं बच्चों। 33 होते हैं मूल व्यंजन और 39 होते हैं कुल व्यंजन। बच्चों जैसे मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, वो मूल व्यंजन है। बाकी के व्यंजन उन्हीं से बने हैं। इसी प्रकार से, माफी चाहूंगा, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये मूल स्वर हैं। बाकी के स्वरों का निर्माण जो है इन्हीं मूल स्वरों की सहायता से किया गया है। ठीक इसी प्रकार मूल व्यंजन भी बच्चों होते हैं। मूल व्यंजन मतलब वास्तविक व्यंजन। तो मूल व्यंजन जो हिंदी में है वो 33 है बच्चों, 33। जबकि बाकी के जो व्यंजन हैं वो मूल व्यंजनों की सहायता से ही बनाए गए हैं। तो जब मूल व्यंजनों की हम बात करते हैं बच्चों तो उसकी संख्या होती है 33 और सभी व्यंजनों की बात करते हैं तो उनकी संख्या होती है 39। इस तथ्य को आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी आगे चल के इनको हम डिटेल में समझेंगे। अब इन 39 टोटल व्यंजनों को अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो व्यंजनों को उनकी प्रकृति के अनुसार 5 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिए, व्यंजनों को, 39 व्यंजनों को, कुल व्यंजनों को उनकी प्रकृति के अनुसार हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन और नंबर 5 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चों 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी बच्चों 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी बच्चों 4 होती है तथा द्विगुण तथा उत्क्षिप्त व्यंजन जिनको कहते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो कुल मिला के ये 39 हो जाते हैं। टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39। ये टोटल व्यंजन है। आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि मूल व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन ही शामिल किए जाते हैं। माने 25, 4, 29 और 29 और 4, 33, इन्हीं को शामिल किया जाता है मूल व्यंजनों में। बाकी के जो संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन इनको कह रहे हैं तो वो बाद में बने हैं, वो मूल व्यंजनों की सहायता से बने हैं, इसलिए उनको मूल व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता। जबकि हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या में उन्हें शामिल किया जाता है। तो बच्चों मूल व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये मूल व्यंजन है। जबकि कुल व्यंजन में ये 5 आते हैं। ये तथ्य भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन सभी तथ्यों को, इन सभी व्यंजनों को हमें अच्छे से पढ़ना है और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ के चलेंगे, सीख के चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, इस तथ्य को मैं बता ही चुका हूं। जबकि मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, यह तथ्य भी मैं बता चुका हूं। रट लीजिए इसको, कुल व्यंजन 39 है हिंदी की वर्णमाला में और मूल व्यंजन 33 है। अब इस तथ्य पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो जब भी पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको जवाब देना है 33, और अगर आपसे पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हिंदी वर्णमाला में तो आपको जवाब देना है 39। अब हमारे व्यंजन जितने भी वो कैसे लिखे जाते हैं जरा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमें स्पर्श व्यंजन लिखने चाहिए जो कि 25 होते हैं और उन्हें उनके क्रम के अनुसार ही लिखना चाहिए। क्रम का मतलब यह है कि पहले का वर्ग के व्यंजन, 5 व्यंजन बच्चों का वर्ग के होते हैं, फिर चा वर्ग के 5 व्यंजन,
फिर टा वर्ग के 5 व्यंजन, फिर ता वर्ग के 5 व्यंजन और फिर पा वर्ग के 5 व्यंजन। जब ये पांचों वर्ग के पांचों व्यंजन हम लिख देते हैं तो ये हो जाते हैं सभी स्पर्श व्यंजन 25। इसके बाद नंबर आता है बच्चों अंतःस्थ व्यंजन का, या रा ला वा का। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं आगे हम चल के डिटेल में समझाएंगे आपको। तो 4 अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं, या रा ला वा, ये स्पर्श व्यंजन के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। और फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को लिखना चाहिए बच्चों, जो कि 4 होते हैं, श स ह। ये इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन लिखने चाहिए। और उसके बाद संयुक्त व्यंजनों का नंबर आता है बच्चों। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन के बाद लिखने चाहिए, छ त्र ज्ञ श्र। और उसके बाद बच्चों द्विगुण व्यंजन या जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उन दोनों को लिखना चाहिए ड़ तथा अढ़। ध्यान से देखिए, ये व्यंजनों को लिखने का एक सही तरीका है। सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन और फिर द्विगुण व्यंजन। अगर इस क्रम से व्यंजनों को लिखा जाए तब आपके व्यंजनों का क्रम सही माना जाएगा। एक चीज यहां पर और स्पष्ट कर दूं मैं कि जो पीले रंग से जो व्यंजन लिखे हैं वो मूल व्यंजन है बच्चों। देखिए ये यहां तक देखिए, ये जो है वो मूल व्यंजन है। जबकि जो सफेद रंग से लिखे हैं मैंने वो बच्चों मूल व्यंजन नहीं है, वो मूल व्यंजनों की सहायता से तैयार किए गए अन्यत्र या अन्य व्यंजन हैं जो बाद में जोड़े गए हैं हिंदी की वर्णमाला में। लेकिन मूल व्यंजन जो है वो इतने ही माने गए हैं, 33। 25 4 29, 29 4 33। और बाद में संयुक्त व्यंजन को जोड़ा गया, 4 संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में शामिल किया गया। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में द्विगुण व्यंजनों को जोड़ा गया। तो ऐसे करके कुल हमारे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन सभी को अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं और पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श व्यंजनों को, कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। तो हर प्रकार के व्यंजन के संबंधित जितने भी संबंधित तथ्य हैं या जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं उनको लेके आया हूं और उनको आप अच्छे से समझ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहला तथ्य समझिए कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों देखिए, ये जो 25 व्यंजन हैं का से लेकर मां तक, इनके 2 नाम हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको, स्पर्श व्यंजन, और इन्हीं व्यंजनों का एक नाम और है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पर्श व्यंजन में 5 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं बच्चों। देखिए 5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए 5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, 5 समूह हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। का वर्ग में 5 व्यंजन है, क ख ग घ अंग। चा वर्ग में 5 व्यंजन है, च छ ज झ अन। टा वर्ग में भी 5 व्यंजन है, ट ठ ड ढ अण। ता वर्ग में भी 5 व्यंजन है, त थ द ध न। और पा वर्ग में भी बच्चों 5 व्यंजन है, प फ ब भ म। और ये 5 वर्गों को जब मिला दिया जाता है तो इन सबको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको उच्चारित करते समय जीभ तथा वायु विशेष तौर से मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। एक तथ्य तो ये समझ लीजिए कि जीभ किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, इस वजह से इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श जरूर किया जाएगा, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वहीं दूसरा तथ्य यह भी है कि इन सभी व्यंजनों का उच्चारण मुख के किसी खास अंग को स्पर्श करने के बाद ही संभव है। हाँ बिल्कुल, अगर मुख के किसी खास अंग का प्रयोग ना किया जाए तो इनमें से कुछ व्यंजन उच्चारित ही नहीं होंगे। माने इनके जो वर्ग बनाए गए हैं, जो इनके समूह बनाए गए हैं बच्चों, वो इस वजह से ये चीज देखकर बनाए गए हैं कि ये मुख का कौन सा अंग स्पर्श कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे का वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं। माने कंठ को स्पर्श, जीव जब कंठ को पीछे की तरफ, पीछे का हिस्सा जो पश्च भाग है जीव का, वो जब कंठ को स्पर्श करता है तब का वर्ग के अक्षर उच्चारित हो सकते हैं, क ख ग घ अंग।
आप देखिए ये पांचों व्यंजन का वर्ग के पांचों व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं, इस वजह से इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। ऐसे ही चा वर्ग के जो व्यंजन है वो जीव जब तालु पे टच होती है, तालु ऊपर तलवा आप जानते होंगे ना, मसूड़े के ऊपर मूर्धा और मूर्धा के ऊपर पीछे तालु, तालु को जब जीव टच करेगी, स्पर्श करेगी, तभी इन पांचों व्यंजनों का उच्चारण होगा, जैसे च, छ, ज, झ, अन्ना। तो ये पांचों व्यंजन बच्चों तालु को टच करने से, स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, तो इन्हें एक ही वर्ग में डाल दिया गया है। ऐसे ही टा वर्ग के जो अक्षर है बच्चों वो मूर्धा को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं पांचों, इस वजह से इन्हें एक ही वर्ग में डाला गया है। ता वर्ग के बच्चों जो अक्षर हैं वो दंत को, जीव जब दंत को स्पर्श करती है, दांतों को स्पर्श करती है, तब इन पांचों व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में डाला गया है। और बच्चों जब ओष्ठ हमारे आपस में स्पर्श करते हैं, ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, तब प, फ, ब, भ, म का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में डाला गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनके वर्ग भी बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं कि एक ही जगह से उच्चारित होने की वजह से पांच पांच व्यंजनों को इनमें एक एक वर्ग में डाला गया है। तो कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी मुख के किसी भाग को स्पर्श करने के बाद ही इन व्यंजनों का उच्चारण संभव है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। और चूंकि ये इनका वर्ग बनाया गया है मुख के अंग के आधार पर कि किस अंग को ये उच्चारित कर रहे हैं, तो इस आधार पर इनके 5 वर्ग बनाए गए हैं, जैसे कंठ से संबंधित, तालु से संबंधित, मूर्धा से संबंधित, दंत से संबंधित और ओष्ठ से संबंधित। तो अलग अलग अंगों से संबंधित जो व्यंजन हैं उन्हें एक एक वर्ग के रूप में लिख दिया गया है, इसलिए इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन की जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। यहां नोट एक बात की गई है, उसको ध्यान से समझिए। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य होता है। नासिक्य के बारे में मैंने आपको पिछले स्वर जब पढ़ाए थे तब बताया था कि ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जो मुख के साथ साथ नासिका से उच्चारित किए जाते हैं, माने जिनके उच्चारण में वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, उनको नासिक या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, जैसे पहले का वर्ग का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है बच्चों वो नासिक्य होता है, अर्थात अनुनासिक होता है। मतलब इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए हमें मुख तथा नासिका दोनों की आवश्यकता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा व्यंजन निर्नुनासिक होता है बच्चों। इनको उच्चारित करने के लिए हमें नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन अनुनासिक होता है या नासिक्य होता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यंजन बच्चों निर्नुनासिक होता है, अर्थात मौखिक होता है। इसमें किसी भी तरीके की हमें नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उम्मीद करता हूं आपको स्पर्श व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले व्यंजन देखते हैं। अगले व्यंजन बच्चों होते हैं अंतस्थ व्यंजन। जब स्पर्श व्यंजन लिख दिए जाते हैं 25, तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है किसका? अंतस्थ व्यंजन का। और अंतस्थ व्यंजन आपको पहले ही बता चुका हूं, या, र, ल तथा उआ को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनको उच्चारित करते समय वायु अंदर की तरफ स्थान लेती है। अब अंदर की तरफ का मतलब क्या है? पहले तो हम अंतस्थ शब्द का सामान्य सा अर्थ देख लें। अंतः स्थ, बच्चों अंतः का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड बोले तो अंदर की ओर। हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है जब भी कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं, कंठ से बाहर की तरफ वायु निकलती है जब भी कोई वर्ण हम उच्चारित करते हैं, कोई भी व्यंजन उच्चारित करें, कोई भी स्वर उच्चारित करें। लेकिन इनके साथ, इन वर्णों के साथ, इन व्यंजनों के साथ ये स्थिति नहीं है बच्चों। इनको उच्चारित करते समय वायु बाहर निकलने की बजाय अंदर की तरफ स्थान ग्रहण करती है, अंदर की ओर वायु जाती है। इस वजह से इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतः मतलब इनसाइड, स्थ माने प्लेस या स्थान, अंदर की ओर स्थान लेना। अंदर की ओर स्थान लेना किसका? वायु का। जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय वायु बाहर निकलने के बजाय
अंदर की तरफ जाए तो उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उदाहरण के लिए आप बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। आप महसूस करेंगे कि आप हवा को अर्थात वायु को अंदर की तरफ सोख रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। आप बोल के देखिए, या, रा, ला, वा, तो आप महसूस करेंगे कि वायु हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय वायु अंदर की ओर खींची जाए, अंदर की ओर स्थान ग्रहण करे, तो उनको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। नोट, अब ये नोट जितने भी मैंने दिए हैं इनको तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये नोट अपने आप में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। नोट क्या कह रहा है कि य तथा उआ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य तथा उआ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें आधा स्वर यानी अर्ध स्वर कह के संबोधित किया जाता है। किसको? या तथा उआ को। अब कहने के लिए मैं ये चीज आपको यहां अभी समझा सकता हूं कि इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है। बच्चों, या तथा उआ, इनमें स्वरों के लक्षण विद्यमान होते हैं। इनमें ऐसी शक्ति है कि या ई में और वा ऊ में तब्दील हो सकता है, और ऊ वा में और ई या में तब्दील हो सकती है। माने ये या और वा या तो स्वर बन जाते हैं या फिर दो स्वर ई और ऊ, ई बन जाती है या और ऊ बन जाता है वा। ये संधि जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। फिलहाल मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मैं दो शब्दों की, दो पदों की आपस में संधि करता हूं। पहला शब्द ले रहा हूं अति, दूसरा शब्द ले रहा हूं अधिक। ध्यान दीजिए, अति प्लस अधिक। अति, अगर अति पद को हम तोड़ें, अति पद को तोड़ें तो अंतिम अक्षर निकलेगा बच्चों ई। कैसे? अ प्लस त शुद्धता प्लस ई। तो ये हो गया अति का पूरा वर्ण विच्छेद। तो इसमें अंतिम अक्षर क्या निकला? ई। और जब इसे जोड़ा जाएगा किससे? अधिक से। किससे जोड़ा जाएगा बच्चों? अधिक से, या आ से जोड़ा जाएगा तो ई बन जाएगी बच्चों शुद्ध या, और आ इसमें मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा अत्यधिक। मैं जानता हूं कि आपने अगर संधि नहीं सीखी है तो यह तथ्य आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए कि अति और अधिक को अगर हमने जोड़ा तो शब्द बन गया अत्यधिक। अब अत्यधिक में सवाल मेरा यह है कि ये या कहां से आया? ये या कहां से आया? ये जो या है ये कहां से आया? तो आप जवाब पाएंगे कि जो शब्द था अति, तो अति शब्द का अंतिम अक्षर ई था, वही या में तब्दील हुआ है। माने कि कोई स्वर या बन सकता है। अब इसको पुनः अगर हम इसका संधि विच्छेद करें अत्यधिक को, तो फिर से ये शब्द बदल जाएगा किसमें? अति प्लस अधिक में। अत्यधिक को अगर हम तोड़ें तो हमें प्राप्त होगा अति प्लस अधिक। तो इसमें या कहां चला गया? तो आप कहेंगे सर ई में तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि या ई बन सकता है और ई या बन सकती है। इसी तरीके से बच्चों वा का भी देख लीजिए। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक पद लिख रहा हूं, दो पद लिख रहा हूं और उनकी संधि करा के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा वधु, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। तो बच्चों वधु का अंतिम अक्षर निकलेगा बेटा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ निकलेगा अंतिम। कैसे? वा को तोड़ेंगे तो शुद्ध वा प्लस आ प्लस धा शुद्ध प्लस ऊ। वधु को तोड़ेंगे तो उसका वर्ण विच्छेद बच्चों ये होगा, चार वर्ण निकलेंगे वधु में से। तो अंतिम वर्ण क्या निकला? ऊ निकला। और बच्चों इस ऊ को जब आ से मिलाया जाएगा तो ये ऊ बन जाएगा शुद्ध वाह, और बड़े आ की इस पे मात्रा लग जाएगी इनको जोड़ने पर। तो शब्द बनेगा हमारा वधुआ गमन। क्या बनेगा? वधुआ गमन। तो अब मेरा सवाल ये है कि इसमें वा कहां से आया? तो आप कहेंगे कि सर ऊ वा में बदल गया, ऊ वा में बदल गया तो वा आ गया वधुआगमन। तो वधु प्लस आगमन बराबर वधुआगमन। तो वा कहां से आया? तो आपका जवाब है ऊ तब्दील हो गया वा में, अर्थात एक स्वर बदल गया वा व्यंजन में। अब इस वधुआगमन को पुनः अगर हम तोड़ें तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा वधु प्लस आगमन। तो माने ये वा फिर से तब्दील हो जाएगा ऊ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि या और उआ ये दो ऐसे अक्षर हैं, ऐसे दो व्यंजन हैं जिनमें स्वरों के लक्षण भी बच्चों विद्यमान हैं, अर्थात ये कभी कभी स्वर में तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अगर ये तथ्य आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जब आप संधि अध्याय पढ़ेंगे तब आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल ये याद कर लीजिए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा या तथा वा को अर्ध स्वर
कहते हैं। ये तथ्य आपको अच्छे से याद कर लेना कि अर्धस्वर किसको कहते हैं। चूंकि अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे थे तो उनसे संबंधित तथ्य को भी हमने यहीं समझाना उचित समझा कि या तथा वा को अर्धस्वर कहते हैं। ये तथ्य भी आप यहीं समझ लें। समझ में आया क्या? तो या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि जब इनको उच्चारित किया जाता है तो वायु अंदर की ओर स्थान ग्रहण करती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और दूसरा तथ्य ये समझा कि या तथा वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो अर्धस्वर कौन से वर्ण है? या तथा वा। ये तथ्य भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है, अगला जो व्यंजन हमें पढ़ना है वो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। बच्चों ध्यान रखिए कि ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? श स ह को। श स ह को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। श स ह को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हम वर्णमाला लिखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा वाला सा पहले आएगा। 3 शाह हैं, श, फिर है षटकोण वाला स और फिर है सब्जी वाला स। ये तीनों सा में पहले कौन सा आएगा ये हम अक्सर भूल जाते हैं। दूसरा कौन सा आएगा ये भूल जाएगा, क्रम भूल जाते हैं सा का। तो बच्चों उसके लिए एक मजाक, एक ऐसे ही छोटा सा चाहे ट्रिक कह लो इसको, चाहे एक मौज मस्ती कह लो, मौज मस्ती के साथ आप इसको याद कर सकते हैं कि शालू को बुलाएंगे, शालू को बुलाएंगे। मेरे गाने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं ये जो बेतुका गाना अभी बोल रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। इस बेतुके गाने से आपको सही क्रम याद हो जाएगा। शालू को बुलाएंगे, षटकोण में फंसाएंगे, षटकोण मतलब जाल, षटकोण में फंसाएंगे, फिर सब्जी बनवाएंगे। अगर किसी का नाम शालू हो तो वो भैया परेशान मत होना, गुस्सा मत होना। ये तो ऐसे ही हम क्रम याद कराने की वजह से 3 शब्द लिख रहे हैं कि शालू को बुलाएंगे, षटकोण में फंसाएंगे, फिर सब्जी बनवाएंगे। हाँ, शालू कोई लड़की है, फिर लड़की को बुलाएंगे, उससे शादी करेंगे, फिर उसे अपने शादी रूपी जाल में वो फंस गई। हालांकि सॉरी, शादी कोई जाल नहीं होती है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि शालू को बुलाएंगे, षटकोण में फंसाएंगे और फिर सब्जी बनवाएंगे। तो शालू का श, षटकोण का स और सब्जी का स, इन तीनों के क्रम याद कर लीजिए आप। शालू, षटकोण, सब्जी। हमारे इन पंक्तियों में शालू को बुलाएंगे, षटकोण में फंसाएंगे, फिर सब्जी बनवाएंगे। ये 3 क्रम ऐसे करके याद कर लेंगे मजाक के तौर पे, ये सिर्फ मजाक के तौर पे, और हमें तीनों का क्रम याद हो जाएगा। तो ये श स ह को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जीभ को संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, जीभ को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष समझते हैं? संघर्ष का मतलब होता है बल लगाना। किसी के खिलाफ बल लगाने को हम संघर्ष कहते हैं। जैसे 2 पहलवान आपस में एक दूसरे के खिलाफ जब बल लगाते हैं, हाथ से हाथ पकड़ के एक दूसरे के खिलाफ बल लगाते हैं, तो हम उसको संघर्ष कहते हैं। इसी तरीके से हमारी विषम परिस्थितियों को जब हम उनके खिलाफ बल लगाते हैं, कोई स्थिति हमारी ठीक नहीं चल रही है और हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो हमारा बल लगता है हमारे द्वारा, उसको हम संघर्ष कहते हैं। 2 चीजें एक दूसरे के खिलाफ बल लगाएं, शक्ति लगाएं, किस उनमें जो भी एनर्जी है वो एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करें, तो उसको संघर्ष कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब हम इन 4 व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो इनको उच्चारित करते समय वायु बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। ध्यान दीजिए, वायु बहुत तीव्र गति से और बहुत ज्यादा मात्रा में अन्य वर्णों की अपेक्षा बाहर निकलती है। तो जीभ इनको उच्चारित करते समय जीभ को उठा के मोड़ना पड़ता है हमें। तो जीभ को जब हम मोड़ते हैं हल्का सा, तो जो वायु का प्रेशर है वो मुड़ी हुई जीभ के ऊपर पड़ता है। तो जीभ को बल लगाना पड़ता है किसके खिलाफ? वायु के खिलाफ, अर्थात जीभ को संघर्ष करना पड़ता है। इस वजह से ही हम इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी हम इसलिए इनको कहते हैं कि जीभ को संघर्ष करना पड़ता है इनको उच्चारित करते समय वायु के खिलाफ, तो इस वजह से इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और बच्चों एक सिद्धांत भी याद रखिए कि जब 2 चीजें एक दूसरे के खिलाफ बल लगाती हैं, अगर हम इन दोनों हाथों को एक दूसरे के खिलाफ बल लगाएं तो ये हाथ थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे, इनसे ऊष्मा उत्सर्जित होने लगेगी, ऊष्मा बाहर निकलने लगेगी, हाथ गर्म होने लगेंगे। 2 चीजें जब एक दूसरे के खिलाफ बल लगाती हैं तो वहां ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्योंकि बल लगाने पर टकराव होता है 2 चीजों का। 2 चीजें आपस में रगड़ती हैं, टकराती हैं, तो उनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसीलिए जब इनको उच्चारित करते हैं तो हवा
वायु अंदर से प्रेशर से निकलती है और वो जीव से संघर्ष करती है, अर्थात जीव से टकराती है, तो जीव से टकराने की वजह से वायु जो है बच्चों ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इस वजह से इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए इस तथ्य को समझते हैं। श स स हा को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जीव को संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण इनके उच्चारण के दौरान मुख से निकलने वाली वायु ऊष्म हो जाती है, जिस कारण से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह तथ्य तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं कि जब दो चीजें एक दूसरे के खिलाफ बल लगाती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस वजह से इनको उच्चारित करते समय वायु जीभ के खिलाफ बल लगाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वायु गर्म हो जाती है, तो इसलिए इनके उच्चारण में चूंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जीव के संघर्ष करने के कारण इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जीव वायु के खिलाफ या वायु जीव के खिलाफ संघर्ष करती है, तो इस वजह से इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। हालांकि हिंदी की वर्णमाला में सिर्फ ये 4 व्यंजन ही संघर्षी नहीं है। बच्चों एक तथ्य समझ लीजिए जिसको मैं आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। चा, छा, जा तथा झा, ये चारों वर्ड भी संघर्षी होते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय भी जीव को वायु के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये चूंकि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तो इन्हें ऊष्म संघर्षी ना कह के स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। जबकि ये ऊष्म व्यंजन है और इनमें भी संघर्ष करना पड़ता है तो इनको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन और ये हो गए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब ये संघर्ष तब होता है बच्चों जब भी कभी हम जीभ को सिकोड़ के एक विसल मतलब एक सीटी टाइप से पैदा करते हैं, प्रेशर से, प्रेशर कुकर से जैसी आवाज निकलती है सीटी की, जब वो झनकार, वो सिसकार, वो हिसिंग साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी तो बच्चों संघर्ष वायु का जीभ से होगा ही होगा। सिसकार ध्वनि हम कहते हैं स, 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 ये साउंड ध्यान दीजिए, जैसे हम शा, शा, सा, सा, हा में तो बहुत पैसे प्रेशर निकलता है, ऐसे ही चा बोलते हैं चा, छा, जा, झा, तो इनमें सिसकार ध्वनि निकलती है और इस सिसकार ध्वनि को निकालने के लिए हमें प्रेशर से वायु अंदर से निकालनी पड़ती है, जिस वजह से संघर्ष होता है और वो वर्ण जो है संघर्षी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊष्म व्यंजन ही केवल संघर्षी होते हैं, स्पर्श व्यंजन में भी 4 व्यंजन संघर्षी माने गए हैं, चा, छा, जा, झा, लेकिन उनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, वो स्पर्श व्यंजन के संघर्षी हैं, जबकि ये चारों ऊष्म व्यंजन के संघर्षी हैं। तो ये तथ्य भी आप यहां समझ लिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के श, स, स, हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जीव के संघर्ष करने के कारण इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के हमने अंतस्थ व्यंजन भी समझ लिए और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी समझ लिए। अब बचते हैं आगे के व्यंजन, उनको भी अच्छे से समझते हैं। अगला व्यंजन है बच्चों संयुक्त व्यंजन। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले समझ लीजिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श भी कहते हैं वर्गीय भी कहते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और आपके ऊष्म व्यंजन। आपके ऊष्म व्यंजन बच्चों, ये 3 व्यंजन ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के जो व्यंजन है बच्चों, ये मूल व्यंजन माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि जब हिंदी का निर्माण हुआ, जब हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के शब्दों को जब लिखा गया होगा या वर्णमाला जब उनकी बनाई गई या वर्णमाला उनके लिए तैयार की गई, तो ये व्यंजन जो है पहले से मौजूद थे, उस समय पहले से मौजूद थे। इन वर्णों को मूल रूप से लिया गया था संस्कृत से। देवनागरी लिपि में हम संस्कृत को भी लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि से हमने इन वर्णों को ग्रहण किया था और ये संस्कृत में बहुत पहले से थे। माने संस्कृत के लिए जब देवनागरी लिपि चुनी गई थी तो संस्कृत की जो ध्वनियाँ थीं उनको लिखने के लिए ये 3 तरीके के व्यंजन प्रकृति के आरंभ से माने जाते हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजन कहते हैं। ये वास्तविक व्यंजन है। जबकि चौथा नंबर का जो व्यंजन है जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ये पहले हमारी वर्णमाला में नहीं थे।
संयुक्त व्यंजन पहले हमारी वर्णमाला में नहीं थे। और पांचवा व्यंजन द्विगुण व्यंजन, ये भी हमारी वर्णमाला में पहले नहीं थे। ये दोनों व्यंजन बाद में तैयार हुए हैं, हमारी वर्णमाला में बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजन में शामिल नहीं करते। कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन जो है 33, इनको मूल व्यंजन की संज्ञा दी गई है, जबकि इनको मूल व्यंजन नहीं माना गया है, संयुक्त व्यंजन को और द्विगुण व्यंजन को। कुल व्यंजनों की बात करते हैं तब ये पांचों तरीके के व्यंजन उसमें शामिल किए जाते हैं, जब कुल व्यंजनों की, टोटल व्यंजनों की बात करते हैं। तो आइए संयुक्त व्यंजन को भी समझ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है। क्षे त्र ज्ञ श्रा, ध्यान दीजिए, क्षे त्र ज्ञ श्रा को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे क्षे त्र ज्ञ श्रा, इनका निर्माण जो है वो दो दो व्यंजनों के योग होने से हुआ है, दो दो व्यंजनों का संयोग होने करके हमने इन व्यंजनों का निर्माण किया है, इस वजह से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो वही लिखा है, चूंकि इन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के से मिलकर अर्थात दो व्यंजनों के संयोग से हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जरा कई बार ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्र ज्ञ श्रा, इनका निर्माण किन व्यंजनों के मिलने से हुआ, जरा ये बताइए। तो हम आपको याद करा दें और बता दें कि इनका निर्माण किससे हुआ है, और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बन जाता है। जैसे छः का निर्माण किससे हुआ, छा था, ये छत्री वाला जो छा है इसका निर्माण किससे हुआ है। तो बच्चों शुद्ध का के बाद जब षटकोण वाला सा मिलाया गया पूरा, ये शुद्ध है, जबकि इसमें आ की ध्वनि मिली हुई है, तो इन दोनों को मिला दिया तो आधा व्यंजन हमेशा आगे वाले व्यंजन के साथ संयुक्त होता है। ये हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा को लिखने का तरीका है कि आधा अक्षर, आधा व्यंजन हमेशा आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। तो जब ये आधा का षटकोण वाले सा से जुड़ता है तो बच्चों दोनों को जुड़ने के बाद ये क्षत्रिय वाले छा का निर्माण होता है। माने क्षत्रिय वाले छा का निर्माण हुआ है क और शा से, इसमें का शुद्ध है और सा पूरा है, वो भी षटकोण वाला सा। रा का निर्माण बच्चों शुद्धता प्लस पूरे रा के मिलने से त्रा बना है। ज्ञा का निर्माण बच्चों हुआ है शुद्ध जा और अन के मिलने से। ध्यान दीजिए, कई बच्चे गा और या के मिलने से ज्ञा का निर्माण समझ लेते हैं, जो कि शुद्ध नहीं है। शुद्ध जा, हलंत वाला जा, और अन बोले इया, जिसको आप लोग बोल देते हैं, इन दोनों के मिलने से ज्ञा बना है। इसको जिया भी बोलते हैं लोग, तो जिया इसीलिए बोलते हैं कि जा और इया, इन दोनों के मिलने से ज्ञा का निर्माण हुआ है। और बच्चों श्रा का निर्माण हुआ है शलजम वाला शा शुद्ध और पूरा रा, इसको मिलाया तो श्रा का निर्माण हुआ। बच्चों श्रा जो अक्षर है इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो ये बनाई मैंने आकृति बिना रा के, तो ये शा है, शलजम वाला शा है, और जब इसमें रा मिला देते हैं तो बन जाता है श्रा। समझ में आया क्या। तो इनका निर्माण किससे हुआ इसको भी आपको याद करना है, इस तथ्य को भी समझना है। छत्री वाले छा का निर्माण आधे का और पूरे षटकोण वाले सा से। त्रा का निर्माण हुआ है आधे ता और पूरे रा से। ज्ञा का निर्माण हुआ है आधे जा और इया से। और बच्चों श्रा का निर्माण हुआ है शलजम वाले शा और पूरे रा से। ध्यान से देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए कि क्षेत्र ज्ञा श्रा का निर्माण किन दो व्यंजनों के मिलने से हुआ है। बच्चों इनको हम चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्षेत्र ज्ञा श्रा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि दो दो व्यंजनों के मिलाने से ये तैयार हुए हैं। समझ में आया क्या। अब नोट फिर आ गया एक बच्चों, इस नोट को समझ लीजिए। इन व्यंजनों को मूल व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया है, माने जो मूल व्यंजन है उसमें इनको नहीं लिखते हैं, जबकि कुल व्यंजनों में इनको, कुल व्यंजन जब लिखते हैं तब इनको उसमें शामिल करते हैं। कुल व्यंजनों में तो शामिल है, हिंदी की वर्णमाला के व्यंजनों में तो शामिल है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला के मूल व्यंजनों में ये शामिल नहीं किए जाते। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है बच्चों द्विगुण व्यंजन की या उत्क्षिप्त व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं बच्चों। एक एक तथ्य जो प्रश्न के रूप में पूछा जाता है उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न द्विगुण व्यंजन से संबंधित छूटेगा नहीं आपका, और छूटना चाहिए भी नहीं। पहला तथ्य समझिए कि डा डलिया तथा ढा ढक्कन, मतलब डा तथा ढा के नीचे बिंदु लगाने से ड़ तथा अड़ह का निर्माण होता है।
जिनको द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। माने आप डाडलिया के नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो वो डाडलिया नहीं रहता, अड़ा बन जाता है। ढा ढक्कन के नीचे जब आप बिंदी लगा देते हैं तो वो ढा नहीं रहता, अढ़ा बन जाता है, अढ़ा। तो बच्चों ये जो अड़ा और अढ़ा है इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब क्यों कहते हैं द्विगुण व्यंजन, इसको भी समझ लीजिए। इन वर्णों की आकृति, इन वर्णों की आकृति देवनागरी लिपि के ड एवं ढा वर्ण से ली गई है। बिल्कुल इनकी आकृति देखें तो कैसी है? स्पर्श व्यंजन में आपके आते हैं टा वर्ग के स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के टा वर्ग में आपके डाडलिया और ढाढक्कन मिलते हैं, तो उनसे मिलती जुलती है या वही है। आकृति स्पर्श व्यंजन से ली गई है तथा ध्वनि नवीन विकसित है। जो साउंड है अड़ा और अढ़ा, ये पहले हमारी हिंदी भाषा में नहीं थी बच्चों, ये साउंड, ये ध्वनि थी ही नहीं। इस ध्वनि को बनाया गया है तुर्की शब्दों को पढ़ने के लिए, ताकि हम तुर्की शब्दों को ठीक से पढ़ सकें, इस वजह से इनको बनाया गया है। तो अड़ा और अढ़ा, ये जो ध्वनि है मुंह से जो निकल रही अड़ा और अढ़ा, ये नवीन विकसित है, अर्थात नई बनी है, पहले नहीं थी। तो आकृति जो है बच्चों वो स्पर्श व्यंजन से, देवनागरी के स्पर्श व्यंजन से ले ली है, और ध्वनि जो है वो नवीन विकसित है, इसलिए इन्हें द्विगुण माने दो अलग अलग गुणों से बने हुए, आकृति कहीं और से और ध्वनि नई बना ली, तो इस वजह से दो अलग अलग गुण इसमें विद्यमान है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, अगर किसी व्यक्ति की मां अमेरिकन है, अमेरिका की बेटी भारत में अगर ब्याही जाए, तो अमेरिका से आई हुई लड़की अगर भारत में किसी से ब्याही जाए और किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा संतान पैदा हो, तो हम ये कह सकते हैं, गांव क्षेत्र के लोग, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये लड़का जो है भैया देखो आधा अंग्रेज है, सॉरी आधा अमेरिकी है और आधा भारतीय, ऐसा हम लोग बोल देंगे। जैसे कोई अंग्रेज औरत भारतीय व्यक्ति से शादी करे और उसके बच्चे अंग्रेज जैसे दिखें, लेकिन उसमें ज्ञान जो हो वो भारतीय परंपराओं का हो, हिंदी बोलने वाले हो, लेकिन शक्ल से वो चले जाए अपनी माँ के ऊपर, दिखने में वो अंग्रेज लगे, उनके क्रीम कलर के बाल हो, गोरी चमड़ी हो, लेकिन आदतों से और उनकी रहन सहन से वो पूरी तरीके से भारतीय हो, तो हम कहेंगे देखो ये आधे भारतीय हैं और ये आधे अंग्रेज हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है आधा भारतीय आधा अंग्रेज है, ऐसे हम लोग बोल देते हैं अमूमन। इसी तरीके से बच्चों ये अड़ा और अढ़ा दिखने में तो लगते हैं डाडलिया और ढाढक्कन जैसे, आकृति तो उन जैसी है, और इनकी जो साउंड है, जो ध्वनि है वो नवीन है, नई नई बनाई गई है, तो इस वजह से दो अलग अलग गुण हैं, आकृति का गुण कहीं और से है और ध्वनि का गुण कहीं और से, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला तथ्य बच्चों कि चूंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके के साथ नीचे आती है, माने पहले जीभ अड़ा और अड़ा बोलने के लिए जीभ को पहले मुंह पर तालू के पास ले जाएंगे और झटके के साथ नीचे लगाएंगे, तब अड़ा और अढ़ा बोलते हैं, तो इसलिए झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त शब्द जो बना है बच्चों उत्क्षिपन से बना है। उत्क्षिपन का मतलब होता है झटका लगना। जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और अचानक से कोई ब्रेकर पड़े, तो आपकी गाड़ी का पहिया पहले ब्रेकर के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद एकदम झटके से नीचे आता है, दच्ची लगती है, तो वो दच्चा जो होता है, जो दच्ची होती है, उसी क्रिया को हम उत्क्षिपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिपन माने झटका। तो हम जब इनको उच्चारित करते हैं तो जीभ हमारी पहले ऊपर उठती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, अर्थात इनके उच्चारण में भी उत्क्षिपन होता है, इस वजह से इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो सवाल ये पूछे कि द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं, तो अड़ा और अढ़ा को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। या आपसे कोई पूछे कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो अड़ा और अढ़ा को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनको ही उच्चारित करते समय जीभ झटके के साथ नीचे आती है। अगला तथ्य समझिए, नोट दिया गया, फिर से नोट एक है बच्चों, और नोट बहुत ध्यान से समझिए। हिंदी की वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन पहले नहीं थे। ये तथ्य याद कर लीजिए आप, पहले ये द्विगुण व्यंजन हिंदी की वर्णमाला में नहीं थे। ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नवीन विकसित मतलब नए नए पैदा किए गए हैं, नए नए पैदा हुए हैं, तथा ये दोनों वर्ण तुर्की वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कोई भी पूछ ले कि तुर्की वर्ण कौन से हैं, तो कई विद्वानों ने इन्हें तुर्की वर्ण कह के, कई अच्छे जानकारों ने इन्हें तुर्की वर्ण की संज्ञा दी है। तो कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि
हिंदी वर्णमाला के कौन से वर्ण तुर्की वर्ण के नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों ड़ और अढ़ ये दो वर्ण जो है वो तुर्की वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आज जो बात हुई वो बात हुई हिंदी वर्णमाला के पांचों प्रकार के जो व्यंजन हैं, पांचों प्रकार के जो व्यंजन हैं उनके बारे में। बेसिक तथ्य हमने समझ लिए कि द्विगुण व्यंजन क्या होता है या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, हमने समझ लिया संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन किन किन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इसके पहले हमने सीखा अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अर्ध स्वर किन व्यंजनों को कहा जाता है, ऊष्म संघर्षी, यहां स्वर लिख गया, माफी चाहूंगा, ये व्यंजन थे, ये यहां पर देखिए गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे स्वर हो गया है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यहां होना चाहिए व्यंजन, माफी चाहूंगा, ये पहले मैं सही कर देता हूं। ये अरे ना मिटेगा ये ऐसे मिटा दिया, इधर लिख दिया व्यंजन, ये स्वर नहीं है बच्चों, व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है, ये गलती से हो गया होगा, समझ ही लेंगे आप लोग, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमने ये भी समझ लिया कि अंतस्थ व्यंजन किनको कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कौन से व्यंजन नासिक व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, और हिंदी की वर्णमाला में व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है, कौन से व्यंजन मूल व्यंजन है, कौन से व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये तमाम तथ्य हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम व्यंजनों का एक अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करेंगे, जैसे वायु संवेग के आधार पर व्यंजनों का, माने प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, फिर हम घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। माने 3 नए वर्गीकरण जो व्यंजनों के हैं, नहीं क्या मतलब, ये परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों इनसे संबंधित, व्यंजनों का वायु संवेग के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और आपके क्या नाम घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर बहुत सारे प्रकार, 2 प्रकार बनते हैं, सघोष और अघोष, पहले ही बता चुका हूं सरों में, सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन पूछे जाते हैं, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं व्यंजनों से संबंधित, उन तथ्यों को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे दिए जा रहे इन वीडियोस से हिंदी अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर कोई भी शंका, कोई भी डाउट आपका हिंदी से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर आकर संपर्क कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का, सभी शंकाओं का समाधान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी मैं हमेशा निभाता रहूँगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज लेता हूँ विदा। सादर नमस्कार।